बैठिए। चलिए शुरू किया जाए। चलिए ध्यान देंगे आप लोग। कहता है कि बिहार में खेती का आकार छोटे होने का कारण क्या है। तो बिहार में, अच्छा ठीक है तो हाँ ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बिहार में खेती का आकार छोटे होने का कारण क्या है। ये ध्यान रखिएगा कि अधिक जनसंख्या, क्या भाई, अधिक जनसंख्या के कारण बिहार में खेती का आकार क्या है, छोटा है। खेती का आकार क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनघनत्व तो कहाँ है, बिहार में। भारत में, भारत में सबसे ज्यादा जन घनत्व की बात करेंगे, जन घनत्व की बात करेंगे, कहाँ है भाई। तो सबसे ज्यादा जन घनत्व की बात करेंगे कहाँ है, बिहार। कहाँ पे, बिहार। इस लेकर खेतों की आकार क्या है, छोटा। बिहार में कितने लाख हेक्टेयर पर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है भाई। तो याद रखेंगे 9.41 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ प्रभावित है, जिसमें पूरा उत्तर बिहार का कोसी बेल्ट, उत्तर बिहार का कौन क्षेत्र भाई, कोसी क्षेत्र की बात करेंगे, जो बाढ़ से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, तो बाढ़ से प्रभावित है कौन क्षेत्र, कोसी। और कुल भूमि कितना, 9.41 लाख हेक्टेयर, 9.41 लाख हेक्टेयर किससे प्रभावित है, बाढ़ से। किससे, जिसमें कोसी क्षेत्र सबसे ज्यादा है। ध्यान रखिएगा। गंडक नदी कहां से निकलती है भाई, बताओ। गंडक कहां से निकलती है, नेपाल से गंडक नदी निकलती है और गंगा की सहायक है। किसकी सहायक भाई, गंगा की सहायक है। कौन नदी बताओ, कौन सी, गंडक। कौन सी, तो गंडक किसकी सहायक नदी है, गंगा। और नेपाल में ये नदी नेपाल में ये नदी नारायणी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, इसी नदी पर एक नहर है, त्रिवेणी नहर। कौन नहर, तो प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से, किससे, गंडक किसकी सहायक नदी, गंगा की। किसकी, कौन सी, कौन सी, तो गंडक किसकी सहायक नदी है, किसकी, कौन सी। गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं, नारायणी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नारायणी। क्लियर ना। और ये नदी नेपाल से आती है। कहां से आती है, नेपाल से। कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब की गई भाई, 1979। और कहलगांव सुपर थर्मल पावर बिहार के किस जिले में, भागलपुर में। कहां पे भाई, जबकि एक है कांटी। कौन, कांटी कहां है, मुजफ्फरपुर। कांटी कहां है, और कहलगांव कहां है, भागलपुर। कौन सी संस्था कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट का संचालन करता है, एनटीपीसी। कौन, एनटीपीसी की स्थापना की गई थी 1975। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई। एनटीपीसी का मूल उद्देश्य था बिजली उत्पादन करना। क्या उत्पादन करना, और ताप पर आधारित। किस पर आधारित, तो ताप पर आधारित। कौन आधारित भाई,
ताप पर आधारित बिजली का उत्पादन एनटीपीसी में होता है कोयला से। किससे होता है? तो बताओ, एनटीपीसी में जो बिजली का उत्पादन होता है वो किससे होता है? किससे? किससे? किसमें? किसमें? तो एनटीपीसी में जो बिजली का उत्पादन होता है वो किससे होता है? किससे? किससे? तो एनटीपीसी में बिजली का उत्पादन कोयला से होता है, जो ताप आधारित है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई है। भारत में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन एनटीपीसी से होता है। किससे होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन किससे? और दूसरा है एटॉमिक पावर प्लांट। कौन? परमाणु ऊर्जा। कौन? भारत में पहला परमाणु संयंत्र याद रखेंगे तारापुर में। कहां पे? कहां पे? तो भारत का पहला एटॉमिक परमाणु संयंत्र याद रखेंगे तारापुर। कौन? और तारापुर का संबंध कहां से था? महाराष्ट्र। कहां से? किसका? तारापुर। क्लियर? चलिए, कहता है मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट का उत्पादन क्षमता क्या था भाई? 145 मेगावाट। कितना मेगावाट? और मुजफ्फरपुर में जो थर्मल पावर था उसका नाम था कांटी। क्या नाम भाई? तो कांटी याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर। कांटी कहां? बिहार राज्य में जल विद्युत निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982। कब की गई थी? 1900। तो बिहार में जल विद्युत परियोजना कब स्थापित किया गया? 1982। 1982। जबकि भारत में एनटीपीसी की स्थापना की गई थी 1975। 1900। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है बिहार राज्य में जल विद्युत निगम का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत उत्पादन करना। कौन उत्पादन करना? विद्युत उत्पादन करना। किसका भाई? जल विद्युत निगम। कौन निगम? तो जल विद्युत निगम का याद रखेंगे बिजली उत्पादन, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या पनबिजली परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? पनबिजली। टेहरी रोहतास जिला में स्थित पश्चिम सोन परियोजना किस राज्य में है भाई? बताओ। तो पश्चिम सोन परियोजना अब पूछ देगा कि बताइए, पश्चिम सोन परियोजना भारत के किस राज्य में है? बिहार के किस राज्य में है? बिहार के किस जिले में है? रोहतास। किस जिले में? तो बिहार के रोहतास में है। याद रखिएगा, पश्चिमी सोन परियोजना, और इससे बिजली का उत्पादन किसका? चलिए, डेहरी जल विद्युत संयंत्र कहता है किस जिले में अवस्थित है भाई? बताओ। तो कहता है डेहरी जल विद्युत संयंत्र किस जिले में है? रोहतास। किस जिले में? किस जिले में? रोहतास। और ध्यान रखिएगा, रोहतास का एरिया अगर ज्यादा उपजाऊ और फर्टिलाइज है तो उसमें एक बहुत बड़ी नदी का योगदान है, सोन का। किसका? किसका? सोन का। याद रखिएगा। कल्याणपुर तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर। बिहार के किस जिले में? कौन सा? कल्याणपुर। कौन सा? अब सीधा पूछ देगा कल्याणपुर थर्मल पावर। कौन पावर? कल्याणपुर। याद रखिए, तापीय विद्युत परियोजना कहां है? मुंगेर। कहां पे? कहां पे? और मुंगेर में ही है खड़गपुर की पहाड़ी। कौन? तो खड़गपुर की पहाड़ी भी कहां पड़ता है? मुंगेर। याद रखिएगा। बरौनी ताप विद्युत परियोजना कहता है किस वर्ष स्थापित हुआ? बताइए। 1900। 1900। कौन सा? बरौनी। कौन सा? और यह है बेगूसराय में। कहां भाई? बेगूसराय। कहां पे? तो बिहार के किस जिले में भाई? बेगूसराय में। कौन? बरौनी। और बरौनी किसके सहयोग से बना? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो बरौनी ताप विद्युत परियोजना। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, बिहार में सबसे बड़े तापीय विद्युत परियोजना का नाम क्या है? कहलगांव सुपर थर्मल पावर। कौन पावर? कहलगांव सुपर थर्मल पावर। याद रखेंगे। कौन? भागलपुर। कहां भाई? कहलगांव सुपर थर्मल पावर कहां? भागलपुर। जहां पर याद रखिएगा बिहार का सबसे बड़ा
विद्युत परियोजना है। तो बिहार का सबसे बड़ा विद्युत परियोजना कहाँ है? कहाँ पे? कहलगांव, भागलपुर। कहलगांव कहाँ? भागलपुर। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है भाई? सीमेंट उद्योग। कौन उद्योग? तो याद रखिएगा 62 बरौनी दो चीज है, एक बरौनी थर्मल है और एक बरौनी रिफाइनरी है। बात समझे? तो एक बरौनी क्या है? जब एनटीपीसी की ही स्थापना, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1900। तो ध्यान रखेंगे। और एक है एंटी थर्मल। तो एक आपका रिफाइनरी है जो रूस के सहयोग से बना है, और एक आपका थर्मल है ना, ध्यान रखिएगा। ऐसे उसका अपडेट हम देख लेंगे, वो हम चेक कर लेंगे। चलिए, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? सीमेंट। किसके लिए? तो चूना पत्थर का मुख्य उपयोग किसके लिए? सीमेंट। और चूना पत्थर के साथ एक और है जिप्सम। कौन सा? तो चूना पत्थर और जिप्सम, चूना पत्थर और कौन, दोनों मिलने के बाद सीमेंट बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? तो चूना पत्थर जो मटेरियल है वो किस उद्योग के लिए है भाई? सीमेंट उद्योग के लिए। किस उद्योग के लिए? और किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग निर्माण के लिए सीमेंट का प्रयोग होता है। बिहार में समुचित औद्योगिक विकास की क्या कमी होती है बताइए? ऊर्जा की कमी। किसकी कमी भाई? बताइए, बिहार में समुचित औद्योगिक विकास की क्या कमी होती है? ऊर्जा। तो ऊर्जा किसी भी उद्योग या किसी भी चीज के विकास में ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा योगदान है। और हम ऊर्जा हमें केंद्र सरकार से मिलता है, और ध्यान रखेंगे, और वो हमें घरेलू उपयोग के लिए भी मिलता है। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि इंडस्ट्रीज में, औद्योगिक धंधे में भी बड़े पैमाने पर ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन बिहार के पास ध्यान रखेंगे घरेलू ऊर्जा खपत भी ज्यादा है। इस लेकर ऊर्जा की कमी होने के कारण ध्यान रखेंगे औद्योगिक विकास में एक बड़ा बाधा ये भी है। दूसरा ध्यान रखेंगे खनिज भी उतना नहीं है। उसके बाद एक संसाधन इसके पास है भी, तो वो श्रम है। तो केवल श्रम से उद्योग नहीं चलता है। कोई भी उद्योग चलने के लिए सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल, कच्चे माल और फिर बिजली की आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जमीन मुहैया करवाए जाते हैं, श्रम, ये सभी जहां मिलेगा तब एक औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रीज का विकास होगा। झारखंड का छोटा नागपुर पठार इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि वहां पर खनिज की कोई कमी नहीं है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं है, श्रम की कमी है। तो श्रम की कमी याद रखेंगे दूसरे जगह से पूरा हो जाता है, बिहार और यूपी से। जैसे गुजरात और मुंबई सूती वस्त्र केंद्र वहां इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि वहां पर कच्चे माल में रुई की कोई कमी नहीं है। उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की भी कोई कमी नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर श्रम की कमी हुई तो बड़े पैमाने पर यूपी और बिहार से लोग मुंबई, सूरत और अहमदाबाद जाके अपनी आवश्यकता को लेकर वहां पहुंचते हैं, जिससे उस एरिया में श्रमिक भी आराम से मिल जाता है। और दूसरा, कच्चा माल तो वहां उत्पादन होता ही है क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। इसलिए कर गुजरात और महाराष्ट्र में भारत के सबसे बड़े उद्योग सूती वस्त्र डेवलप हुआ। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई या टाटा जैसे औद्योगिक धंधे का विकास इसलिए हुआ क्योंकि ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां कच्चे माल में लोहा, कोयला, अवरक, तांबा, यूरेनियम जैसे कच्चे याद रखेंगे खनिज बड़े मात्रा में मिलते हैं। और दूसरी बात, बिजली बहुत ज्यादा वहां पर है क्योंकि जहां कोयला होगा वहां बिजली की कोई कमी नहीं होगी। तो एक तो खनिज
और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली मिल गया, पावर मिल गया। और श्रमिकों की बात है तो श्रमिकों का ट्रांसपोर्टिंग आसान होता है। श्रमिकों के श्रम के लिए, लेबर के लिए सरकार को कुछ नहीं करना पड़ता है। सरकार केवल पटना से एगो धनबाद इंटरसिटी चला दे, बाकी तो आदमी एक बार खैनी बनाया 3 बार खाते हुए चला जाएगा, है ना। सरकार को कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही इंडस्ट्रीज बिहार में लगाया जाएगा तो सबसे पहले कंपनी के लिए एक बड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को यहाँ लाएगा, फिर रॉ मटेरियल बनेगा यहाँ, फिर रॉ मटेरियल को बेचने के लिए बाहर बंदरगाह तक भेजेगा, जो एक दूरी पड़ जाएगा, लागत पड़ जाएगा। और किसी वस्तु का मूल्य अगर प्रोडक्शन के समय ज्यादा हो गया और वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, ध्यान रखेंगे, कीमत उसका ज्यादा आपके लागत के कारण हो गया तो मार्केट में नहीं चल पाएगा और आपका उद्योग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उद्योग तभी चलता है जब प्रोडक्शन या उत्पादन मार्केट में जाने के बाद वो आसानी से बिकता जाए, तब ना आप कंपनी खोलिएगा। बिस्कुट बना दिया, धैल है, तब तक बिस्कुट एक्सपायर कर गया, कोई लेवे नहीं किया, तो बिकेगा तब ना आप, मुनाफा होगा तब ना आप इंडस्ट्री चलाइएगा। लोग तो बोल देता है कि बिहारों में 2 फैक्ट्री खोल देता है, यहाँ 2 फैक्ट्री, यहाँ कौन सी है, धान का बोरा है, कहीं सरिया रख दो। अरे भाई उसके लिए बहुत व्यवस्था करना पड़ता है, जमीन मुहैया कहाँ से होगा। एक बार अगर किसी गांव में भूमि अधिग्रहण के लिए लोग जाता तो लाठी निकाल देता, एकदम जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। तो सरकार के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है। उसके बाद बहुत कुछ रिहायशी इलाका देखकर इंडस्ट्री, अगर बहुत सारा एरिया जहाँ पर लोग बसे हुए हैं वहां पर फैक्ट्री अगर लगा दिया जाएगा, उसके दुष्परिणाम और भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जहाँ पारे वहीं लगा देगा, ऐसा नहीं होता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ है ऊर्जा की कमी, किसकी कमी, ऊर्जा की कमी। भारत पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी भाई, 1840, 1800। और ये स्वतंत्रता प्राप्ति से क्या था, पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति से क्या था, पहले। संरक्षण सुविधाओं की कमी के कारण कौन सा उद्योग प्रभावित हो रहा है, बताइए। फूड प्रोसेसिंग। कौन प्रोसेसिंग, बताओ। अभी देखो, अभी बताए ना कि संरक्षण सुविधा मतलब कोल्ड स्टोरेज, कौन सा, कोई भी, जैसे बिहार की बात करेंगे तो बिहार में बड़े पैमाने पर कृषि पर आधारित बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसके संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर संरक्षित नहीं होगा तो कोई भी कृषि पर आधारित कोई भी खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए लेकर अभी आप देखेंगे कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहां पर कोई भी फूड या भोजन को से रिलेटेड जो भी चीज है उसको संरक्षित किया जाता है ताकि वो लंबे ड्यूरेशन तक वो मार्केट में बने रहे। इसलिए कर ऐसे प्रोसेसिंग कहलाते हैं फूड प्रोसेसिंग। क्या कहलाते हैं, जो संरक्षण क्या है, जरूरी है। ताप विद्युत उद्योग का मुख्य उत्पादन क्यों माना जाता है, बताइए। ताप विद्युत उद्योग का मुख्य उत्पादन क्यों माना जाता है, ऊर्जा की कमी को लेकर। किसके कमी को लेकर, ऊर्जा के कमी को लेकर। ताप विद्युत उद्योग का मुख्य उत्पादन क्यों माना जाता है, ऊर्जा। क्योंकि ऊर्जा की जब कमी होगी तो हम बिजली का उत्पादन किससे करेंगे, ताप विद्युत। ताप विद्युत का मतलब कोयला से, किससे बिजली, तो ताप विद्युत या एनटीपीसी में पूछ देगा कि ताप विद्युत या एनटीपीसी में बिजली का उत्पादन किससे होता है, कोयला से। किससे होता है, किससे होता है। और ध्यान रखिएगा भारत में 60%, कितना प्रतिशत, 60% से ज्यादा बिजली का उत्पादन कोयला से होता है। किससे होता है, मतलब एनटीपीसी थर्मल, एनटीपीसी, एनटीपीसी, एनटीपीसी। तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है एनटीपीसी से। किससे होता है, एनटीपीसी से, याद रखिएगा। बिहार में सबसे प्रमुख औद्योगिक उत्पादन क्या है भाई, बताओ। चमड़ा और कपड़ा, चमड़ा और कौन, तो बिहार में सबसे प्रमुख औद्योगिक उत्पाद कौन है, चमड़ा और कपड़ा, याद रखिएगा।
कौन सा जिला बिहार कहता है कौन सा जिला चावल और तंबाकू उत्पादन के लिए जाना जाता है? कई बार बताए थे समस्तीपुर। कौन भाई? तो समस्तीपुर किसका उत्पादन करता है? चावल का। चावल और तंबाकू। चावल और कौन? और किशनगंज चाय। किशनगंज पूर्णिया कटिहार जूट। पूर्णिया कटिहार। तो बिहार के 3 प्रमुख नकदी फसल चाय कौन? तंबाकू है ना, और जूट क्या और एक गन्ना। क्या? अब प्रश्न आ गया कि बिहार में नहीं होता है तंबाकू, रबड़, चाय, जूट। क्या रबड़ होता है? प्रश्न आ गया बिहार में कौन सा फसल नहीं होता या कौन सा नकदी फसल नहीं होता है? पहला ऑप्शन देगा जूट। पहला क्या? बिहार में जूट के बाद दे देगा कपास। क्या दे देगा? कपास के बाद दे देगा चाय। क्या दे देगा? चाय के बाद तंबाकू। क्या? अब बताओ बिहार में क्या नहीं होता है? क्या? तो बिहार में किसकी खेती नहीं होती है? कपास होता है, जूट क्या, चाय क्या, तंबाकू क्या कपास होता है, रबड़ होता है, सोयाबीन। अरे सोयाबीन होता है? नहीं होता है सोयाबीन। मसाले होता है? मसाले नहीं होता है। काजू होता है? नहीं होता है। तो ये सारे नगदी, व्यापारिक वो वाणिज्यिक फसल है। बिहार राज्य में नए उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970। 1900 किसका? उद्योग विकास निगम। कौन निगम? तो उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1900। बिहार में रेल मार्ग शुरू हुआ था 1860। 1800। जबकि भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 1853। 1800। तो भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई थी? और वो था मुंबई से थाने। तो मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेल चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय भाई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली बार रेल मुंबई से थाने। मुंबई से कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई, ध्यान देना। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कब स्थापित हुआ भाई? 2000। कौन रेलवे? और उस समय रेल मंत्री रामविलास, और मुख्यालय बना पूर्व मध्य रेलवे का कहां? हाजीपुर। कहां भाई? तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे। तो प्रश्न आ गया कि बिहार में कहां पे? बिहार में किस रेल जोन का मुख्यालय है? पूर्व मध्य। तो बिहार में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? पूर्व मध्य, जिसका जो स्थापित किया गया 2000। और इसका मुख्यालय कहां है? हाजीपुर। कहां भाई? कोइलवर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा। कौन? और गंगा और बगल में एक नदी बहती है सोन। कौन भाई? सोन और गंगा। सोन और कौन? और वो जगह कौन है भाई? कोइलवर। कौन सा? जनसंख्या के आधार पर बिहार भारत का कौन सा राज्य बताइए? तीसरा। कौमा? अरे भारत में बिहार जनसंख्या के मामले में कौमे नंबर पर? तीसरा। कौमा पहले नंबर पर तो सबको पता है कौन? यूपी के बाद महाराष्ट्र। कौन सा? और महाराष्ट्र के बाद
बिहार। कौन? तो ध्यान रखिएगा, बिहार जनसंख्या में कौन नंबर पर? तीसरा। कौन नंबर पर? कौन नंबर पर? और क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल में 12वां ना, क्षेत्रफल में 12वें नंबर है ना, और जनसंख्या में तीसरा, जनसंख्या में तीसरा। घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? कौमा। तो डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी या क्या? तो डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा कौन? बिहार। लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां का भाई? यूपी। कहां का? अच्छा बताइए, जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहां का? अरुणाचल। कहां का? तो डेंसिटी जनसंख्या घनत्व कहां का? अरुणाचल। और ज्यादा कहां का? बिहार। और जनसंख्या ज्यादा यूपी, और कम जनसंख्या वाला सिक्किम। कम जनसंख्या। चलिए, बिहार की जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.7। 8 दशमलव कितना? 7। जो याद रखिएगा 2011 जनगणना। कौन जनगणना? बिहार की कितनी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है भाई? ये ध्यान रखिएगा, ये अपडेट आप देख लेंगे, अपडेट 2011 के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो भारत की, तो ध्यान दीजिएगा, ये आप चेक करेंगे, भारत में तो ध्यान रखेंगे भारत की 70% आबादी कहां निवास करती है, लेकिन यहां बिहार दिया है तो ये आप लगा देंगे 89 कितना 5, 89 कितना 5। जबकि भारत की बात की जाएगी तो भारत के कितना 70, भारत का कितना 70। भारत में लिंगानुपात क्या है भाई? तो प्रति 1000 में महिलाएं कितनी हैं? कितना? 918। 900 कितना? तो प्रति 1000 पुरुष में महिलाएं कितनी हैं? कहां पे? बिहार। कहां पे? बिहार। जबकि राष्ट्रीय लिंगानुपात क्या है प्यारे? प्रति 1000 पुरुष की अगर बात करेंगे तो प्रति 1000 पुरुष में महिलाएं कितनी हैं? 943। कितनी हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं का संख्या कितना है? 943। कितना? और सबसे ज्यादा लिंगानुपात है केरल में। कहां? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला कौन? केरल। कौन? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य में? सबसे ज्यादा कहां भाई? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला कौन? और सबसे कम कौन भाई? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन? हरियाणा। कौन भाई? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन? और सबसे ज्यादा केरल। अब भारत में टोटल लिंगानुपात 1000 पुरुष में कितना? 900। तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी? 900। 943। क्लियर ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। कहता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पटना। कौन? तो सबसे अधिक याद रखिएगा, सबसे अधिक याद रखिएगा जनसंख्या वाला जिला कौन है भाई? बताओ कौन? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन? पटना। कौन? पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर और भोजपुर। लेकिन अगर पूछ देगा केवल 4 ऑप्शन दे दिया तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा? पटना। याद रखिएगा। बिहार के अधिकतर प्रमुख नगर कहां विकसित हैं भाई? कहां पे? गंगा पे। कौन? गंगा पे सबसे पहले पटना। कौन भाई? पटना के बाद दूसरा याद रखिएगा मुंगेर। कौन सा? अरे कौन भाई? मुंगेर। कौन सा? मुंगेर के बाद तीसरा सबसे बड़ा याद रखेंगे भागलपुर। कौन? कौन? भागलपुर है कि नहीं है?
भागलपुर के बाद कटिहार। कौन कौन भाई? तो बताइए चारों शहर बड़े हैं बिहार के कि नहीं? तो बिहार के 4 बड़े जिले और 4 बड़े शहर में पटना। कौन कौन? मुंगेर। कौन? मुंगेर भी प्रमंडल है कि नहीं है? तो और मुंगेर भी एक बड़े जिले में से है, ये ध्यान रखिएगा। पटना के बाद मुंगेर। कौन? मुंगेर के बाद कौन? भागलपुर। कौन? और भागलपुर के बाद बताइए चारों जनसंख्या वाले जिले हैं कि नहीं है, शहर हैं कि नहीं है? किस नदी के किनारे? किसके? गंगा। याद रखिएगा। प्राचीन नगरों का विकास किन केंद्रों के रूप में हुआ था? तो प्राचीन याद रखिएगा, नगरों का विकास किन केंद्रों के रूप में हुआ था? राजधानी, शिक्षा, धार्मिक और व्यापारिक रूप के दृष्टिकोण से। नदियों के किनारे ही शहर बसाए गए, नदियों के किनारे ही शहर बने, जिसमें पहला अगर हम बात करेंगे तो प्राचीन नगर में से एक पटना या पाटलिपुत्रा। पटना या क्या था? तो बताइए पटना या पाटलिपुत्रा? ध्यान रखेंगे, प्रमुख याद रखेंगे, राजधानी रहा कौन? पाटलिपुत्रा। कौन भाई? पाटलिपुत्रा। तो किसी भी नगर का विकास इसलिए किया गया कि भाई क्योंकि वो राजधानी भी बनाया गया, शिक्षा का केंद्र था, धार्मिक और व्यापारिक रूप से ये केंद्र या ये जगह क्या थे? महत्वपूर्ण थे। प्राचीन नगरों के कुछ उदाहरण दीजिए। पाटलिपुत्रा, नालंदा, राजगिरी और कौन प्यारे? गया। ये पागल है कि हाँ? ठंडा कनेस कर दें, गर्म है तो ध्यान दो। प्राचीन नगरों में उदाहरण दीजिए। पाटलिपुत्रा, नालंदा, राजगिरी और कौन भाई? गया। पाटलिपुत्रा की बात करेंगे, गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? इसकी स्थापना उदयन ने किया था। किसने किया था? कौन? जबकि याद रखिएगा पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया था? राजगिरी सबको पता है, मगध की राजधानी, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। कौन था? अरे कौन भाई? बिंबिसार। कौन था? कौन? राजगिरी। कौन? ये बताइए प्राचीन याद रखिए, मगध की राजधानी था कि नहीं था? बताओ तो मगध की राजधानी कहां था? कहां था? बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु। कौन हुआ? अरे कौन हुआ? तो बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ? कौन हुआ? अजातशत्रु अपने बाप की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन। कौन हुआ बताओ? कौन? उदयन ने ही पाटलिपुत्रा की क्या की थी? स्थापना। क्या की थी? उदयन का पुत्र हुआ था नागदशक। कौन हुआ था? अरे कौन हुआ? नागदशक। कौन? कौन? नागदशक की हत्या कर दी शिशुनाग। कौन कर दी? शिशुनाग। कौन किया? कौन किया? शिशुनाग। कौन किया? और शिशुनाग जब कर दिया तो याद रखेंगे शिशुनाग राजवंश की स्थापना की, और फिर शिशुनाग का पुत्र हुआ कालाशोक। कौन हुआ? अरे कौन शोक? कालाशोक। कौन? और ध्यान रखिएगा इसी प्राचीन नगर राजगृह में अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति की थी। कौमी बौद्ध संगीति। तो पहली बौद्ध संगीति कहां हुआ? अरे कहां? कौन करवाया? अजातशत्रु। कौन करवाया? फिर याद रखेंगे, हम चले जाएंगे तो फिर आएंगे दूसरा। कौन? दूसरा कौन करवाया था? कालाशोक। कौन? वैशाली। कहां? 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 जबकि याद रखिएगा मौर्य वंश। कौन वंश? मौर्य वंश की भी राजधानी कहां थी? राजगृह। कहां? कहां? कंफर्म ना? तो याद रखिएगा, तो इससे रिलेटेड भी सवाल आते हैं। मध्यकाल के कुछ नगरों के उदाहरण निम्न में से थे। दीजिए मध्यकाल। मध्यकालीन भारत में चलेंगे सासाराम। कौन भाई? और मध्यकालीन भारत में चलेंगे तो सासाराम में था शेर शाह सूरी। कौन था?
अरे कौन था रे भाई? शेरशाह। अरे शेरशाह सूरी था। कौन काल में? प्राचीन काल की मध्यकाल? कौन काल? मध्यकाल की बात करेंगे तो इसने शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? हुमायूं को। 1539, 1500 और 1540, 1540, 1539 में शेरशाह सूरी चौसा कौन? और कन्नौज कौन? तो ये मध्यकालीन याद रखेंगे शासक शेरशाह सूरी का संबंध कहां से था? कहां से? सासाराम। कहां से? तो बताओ शेरशाह सूरी का संबंध कहां से? कहां से? पहला चौसा। कौन सा? चौसा का युद्ध कब हुआ? अरे 1500। और 1540 में कौन? कन्नौज। कौन? कन्फर्म ना? चलो भाई चलेंगे। कहता है कि अंग्रेज के समय बिहार में क्या क्या बदलाव आया था? रेल सड़क मार्ग का। रेल और किसका? सड़क मार्ग। क्योंकि इसलिए बनाया गया क्योंकि यहां पर कच्चे माल में गन्ना क्या, नील क्या, जूट क्या, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। इसलिए कर कच्चे माल एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था में सड़क और याद रखिएगा रेल, सड़क और रेल का विकास अंग्रेजों ने किया। 2001 के जनसंख्या के अनुसार बिहार का नगरीय आबादी कितना था? 10.5%। कितना प्रतिशत? कब का भाई? 2001। 2011 में चेंज हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, है ना। बिहार में 10 लाख से ऊपर आबादी का कितना महानगर है? केवल एक। कौन सा? पटना। केवल कौन सा भाई? एक। कौन सा? पटना। कौन सा? तो ये सबको पता है कि बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन है? पटना, जो इसकी खुद की क्या है? राजधानी। बिहार विभाजन से पहले कौन सा नियोजित नगर था? कौन भाई? टाटा की स्थापना कब की गई? 1907। 1900 किसकी स्थापना? टाटा की। किसकी भाई? कहता है किसने बिहार को आधुनिक नगर नियोजन से सर्वप्रथम परिचित करवाया था? जमशेदजी टाटा। फिलहाल अभी झारखंड में टाटा है। जमशेदजी टाटा ने 1907 में प्यारे टाटा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? तो बताओ टाटा की स्थापना कब की गई थी? जमशेदजी टाटा। किसके द्वारा? वर्तमान में टाटा के अध्यक्ष हैं नोएल टाटा। कौन? वर्तमान में टाटा के अध्यक्ष कौन है? नोएल टाटा। कौन? इससे पहले थे रतन टाटा। कौन? कौन टाटा? रतन टाटा। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर कहता है आधुनिक नगर किससे संबंधित था भाई? उद्योग, यातायात, व्यापार एवं शिक्षा। आधुनिक नगर तभी वो होगा जब वहां उद्योग होंगे, बेहतर यातायात होंगे, व्यापार होगा और शिक्षा होगा। ऐसे ऐसे शहर आधुनिक नगर कहलाते हैं। ऐसे शहर क्या कहलाते हैं? अरे ऐसे नगर क्या कहलाते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। भी आकार की घाटी का निर्माण कौन करता है? किसके द्वारा? कौन आकार? और ये भी आकार का नदी घाटी प्यारे ये पर्वतीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? और ये नदियां तब करती है जब नदियां युवा अवस्था में रहती है। किस अवस्था में? तो बताइए युवा अवस्था में जब नदी रहती है, युवा अवस्था में जब नदी रहती है तो ध्यान रखिएगा कैसी घाटी बनाती है? भी आकार। कैसी आकार? जबकि ध्यान रखिएगा कि नदी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? और उस समय डेल्टा निर्माण जब करती है तो उस समय याद रखिएगा कि नदियां अपने प्रौढ़ अवस्था में रहती है, वृद्ध अवस्था में। किस अवस्था में? वृद्ध अवस्था में। याद रखिएगा भी आकार की घाटी का निर्माण
नदी द्वारा उसके किस अवस्था में प्यारे? युवा अवस्था में। किस अवस्था में? मतलब जब वो पर्वत पर से वो निकलती है तो वो भी आकार का घाटी। किस आकार का? तो बताइए, भी आकार का घाटी, भी आकार का घाटी नदियां अपने किस अवस्था में बनाती है? कौन अवस्था? लेकिन पूछेगा कि नदी डेल्टा का निर्माण करती है, वो अवस्था क्या है? विरुद्ध अवस्था। कौन अवस्था? और डेल्टा का निर्माण नदियां अपने मुहाने पर करती है। कहां करती है? और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। कौन डेल्टा? जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा और कौन? पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर से किधर भाई? उत्तर से, उत्तर से, उत्तर से पश्चिम। याद रखिएगा, मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस कहता है, किस रंग से प्रदान किया जाता है? तो मानचित्र पर समोच्च रेखा किस रंग से? बादामी। और जल को किस रंग से इंडिकेट किया जाता है? नीला। किस रंग से? नीला। और आपका अगर मैदान की बात की जाएगी तो मैदान हरा, और पर्वत और पठार भूरा। पर्वत और पठार भूरा रंग से इंडिकेट किया जाता है। किस भू आकृति का आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा एवं विस्तृत होता है? किसका भाई? पत्थर का। किसका? तो कहता है कि भू आकृति का आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा और विस्तृत होता है पत्थर। किसका भाई? पत्थर या चट्टान। पत्थर या क्या? अरे पत्थर या क्या भाई? पत्थर या चट्टान। पत्थर या चट्टान। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3। अरे कितने प्रकार? तो चट्टान कितने प्रकार के? सबसे पहले अग्नेय। कौन सा? अग्नेय चट्टान। कौन चट्टान? अग्नेय के बाद अवसादी। कौन सा? अवसादी चट्टान। कौन चट्टान? अवसादी के बाद है रूपांतरित। कौन सा? रूपांतरित। कौन सा? रूपांतरित चट्टान। कौन चट्टान? तो बताओ चट्टान कितने प्रकार के? कितने? कितने? अग्नेय। कौन? अग्नेय के बाद अवसादी के बाद रूपांतरित। क्लियर? अग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। कौन? कौन? और बेसाल्ट। कौन? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट कैसे चट्टान? अग्नेय। कैसे? जबकि याद रखेंगे कोयला। कौन? अरे कौन भाई? कोयला। कौन? कौन? और चूना पत्थर। कौन? तो कोयला और चूना पत्थर कैसे चट्टान? कैसे? अवसादी। कैसे? जबकि रूपांतरित चट्टान में ग्रेफाइट। कौन सा? कौन सा? और संगमरमर। कौन सा? तो ग्रेफाइट और संगमरमर कैसे चट्टान? रूपांतरित। कैसे? तो रूपांतरित चट्टान में पहला कौन? ग्रेफाइट के बाद, ग्रेफाइट के बाद जबकि अग्नेय चट्टान कौन? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और, ग्रेनाइट और जबकि याद रखिएगा कोयला। कौन सा? और चूना पत्थर। कौन? तो कोयला और चूना पत्थर कैसे चट्टान? अवसादी। कौन? तो चट्टान कितने प्रकार के? 3। कितने? 3। पहला कौन? अग्नेय। अग्नेय के बाद अवसाद, अवसादी के बाद रूपांतरित। पहला कौन? अग्नेय। अग्नेय के बाद अवसादी, अवसादी के बाद कन्फर्म ना? तो चट्टान कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्लियर ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि विभिन्न प्रकार के भू आकृतियों कहां पाई जाती है भाई? पृथ्वी पर। कहां पाई जाती है? भू आकृति में पर्वत। कौन सा? पठार। कौन सा? मैदान। कौन सा? बताइए भू आकृति है कि नहीं है? है कि नहीं है? चलिए, आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण क्या कहलाता है? उच्चावच निरूपण। क्या कहलाता है? कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी आकृति जब होगा तो वो ऊंचा नीचा होगा। जैसे मैदान से ऊंचा पहाड़ पर्वत होगा। होगा कि नहीं होगा? और याद रखेंगे मैदान से नीचे घाटी और नदी होगा।
तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्यारे स्थानीय ऊंचाई, अस्टोप हाइट। क्या कहते हैं? अस्टोप हाइट। क्लियर ना? तो आज का सेशन आपका खत्म है ना? बस क्लियर। चलिए, आज की कार्यवाही समाप्त।
हेलो, चलिए कल कहाँ तक किए थे? हाँ, 25 तक। स्टार्ट करें क्या? है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गठबंधन के जातियों के बीच क्या चलते रहता है? मोल भाव और संवाद। पहले इसको लिखिए। मोल भाव और संवाद। यहाँ मोल भाव और संवाद का अर्थ क्या हो रहा है? ये कोई आलू बैंगन तो है नहीं, या मार्केट में जो बार्गेनिंग होता है कि ना आपका बात ना हमारा बात, इतना रुपया में फिक्स करिए, होता है ना। महिला लोग ज्यादा करती है, सब्जी उब्जी खरीदने जाएगी तो करती है तुम्हारा, दुकानदार को कहेगी नहीं तुम्हारा बात भी नहीं मेरा भी बात नहीं, इतना फिक्स रखो मान जाओ। दुकानदारों महिला समझ के छोड़ देता है, लड़का लोग के साथ नहीं छोड़ता है। अब यहाँ मोल भाव का मतलब यहाँ पे यही नजर आ रहा होगा कि मोल भाव जो है, अब ध्यान से समझिएगा, जातियों के बीच क्या चलते रहता है गठबंधन में, या गठबंधन सरकार भी कह सकते हैं, यहाँ गठबंधन सरकार भी कह सकते हैं। तो जब भी गठबंधन की सरकार बनती है या गठबंधन के तौर पे कुछ भी होता है, उसमें देखिएगा कि सब अपने अपने पक्ष को रखा जाता है, चाहे वो किसी भी समूह पर हो, वो अपने अपने पक्ष को रखता है और उस अपने पक्ष के अनुसार अपने पार्टी को या अपने मंत्री को चलाने का कोशिश करता है तुम्हारा। तो यहाँ जो मोल भाव का बात हो रहा है या संवाद का बात हो रहा है, इसका अर्थ यही निकल रहा है तुम्हारा कि गठबंधन किसी भी चीज का हो, सब अपना अपना पक्ष रखेगा। यदि उसका पक्ष माना गया तो ठीक है, नहीं माना गया तो आप भी अपने घर हम भी अपने घर, गठबंधन टूट जाता है। अब देखिए होंगे गठबंधन के सरकार को टूटते हुए, और उसका मेन कारण क्या होता है? एक दूसरे के बीच में मतभेद होना, और मतभेद किसी भी कारण से हो सकता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के साथ मन नहीं लगता हो, या कभी नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ मन नहीं लगता हो, और जिधर जाएंगे बस ये वो कह देते कि कुर्सी बस खाली रखना क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है इधर, बहुत दिन रह लिए, अब एक बार इधर आ जाते हैं। तो गठबंधन का सरकार होता है ही है, तो मतभेद होगा ही होगा। और जब सिंगल पार्टी कोई बनाती है तब देखिएगा उसमें कोई मतभेद नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे यही हुआ, एक दूसरे से अपने बातों का मोल भाव करना या संवाद करना, यहाँ का अर्थ मतलब यही हुआ। आगे देखिए, जातिगत प्रणाली का उदय कहाँ हुआ? कहाँ हुआ तुम्हारा? भारत में जातिगत प्रणाली का उदय जो है भारत में, अब याद करिए हम बार बार कहे हैं, जब वैदिक काल को पढ़ते हैं, तो जब वैदिक काल को पढ़ते हैं तो वैदिक काल 1500 से 600 बीसी तक रहा, और उसको दो पार्ट में बांटा गया, एक ऋग्वेदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वेदिक काल जो चला वो 1500 से 1000 बीसी तक चला, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 बीसी से 600 बीसी तक चला। ऋग्वेद में 10 मंडल हुए, और ऋग्वेद में जो 10 मंडल हुए
उसका जो अंतिम मंडल पढ़िएगा, 10वां मंडल पढ़िएगा, तो 10वां मंडल में वर्ण सिस्टम को बताया गया। वर्ण सिस्टम में 4 वर्ण के आधार पे बांटा गया, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। और ये जो 4 देख रहे हैं, यही 4 जो है वो बाद में जो करके, खास करके वैश्य और शूद्र जो है, ये अंतिम का जो 2 है, यही बाद में कई जाति में बटा जाता है भारत में। तो जातिगत प्रणाली की जो शुरुआत हुई, कहा जाता है वो भारत का खुद का देन है। किसी के और के आने से भारत में जातिगत प्रणाली की शुरुआत हुई नहीं। ये प्रणाली खुद हम ही लोग बनाए, और आज भी यदि ये जातिगत प्रणाली जिंदा है, हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में वर्ण सिस्टम को जन्म के आधार पर माना, और जब जाति भी बटा तो जाति भी जन्म के आधार पे ही है तुम्हारा। तो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल के कुछ बातों को हम अभी भी फॉलो करते हैं, लेकिन ऋग्वेदिक काल में कहा गया था कि कर्म प्रधानते, यानी कर्म ही प्रधान रखेगा, और आपका कर्म डिसाइड करेगा कि आपको किस जाति यानी किस वर्ण में मिलेगा। उत्तर वैदिक काल में कहा कि नहीं, कर्म कोई मायने नहीं रखेगा, जन्म मायने रखेगा कि किस वर्ण में आपका जन्म हुआ है। कभी सोचे हैं कि भारत में ही बौद्ध धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? भारत में ही सिख धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, या भारत में ही जैन धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई? हर एक धर्म का तो उत्पत्ति यही है। और यदि हम कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का उत्पत्ति किया, तो उन्होंने जो जातिगत प्रणाली को जो देखा सनातन में, उसी का तोड़ निकालने का उन्होंने कोशिश किया। वो कभी नहीं सोचे थे कि बुद्ध जो है वो एक धर्म बनेगा, बौद्ध एक धर्म बनेगा। बौद्ध एक संप्रदाय था, एक कम्युनिटी था, और जब वही कम्युनिटी में लोग धीरे 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 जुटते जाते हैं, जब रूप बड़ा सा स्वरूप ले लेता है, तब वही संप्रदाय बाद में एक धर्म का रूप ले लेता है। और भारत में यदि महात्मा बुद्ध ने ऐसा किया, या महावीर स्वामी यदि तुम्हारा, उससे तो 24वां तीर्थंकर थे वो, हालांकि उससे पहले जितना भी थे 23 गो तीर्थंकर थे, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो वैदिक काल से ही हुआ है, और वैदिक काल से ही बटना स्टार्ट हुआ। और यही बाद में जो है, कोई लोहार में आया, कोई कुम्हार में आया, तो कोई कुछ में आया, कोई कुछ में आया। और ये जो अंतिम का 2 है, वैश्य और शूद्र, इसी दोनों से जो है वो जातिगत प्रणाली की शुरुआत हुई। तो भारत में ही जातिगत प्रणाली की शुरुआत होती है, और इसका ओरिजिनेशन कहीं और से नहीं हुआ, खुद हम ही लोगों ने किया तुम्हारा। तो ये जो जातिगत, और अंग्रेजों ने भी इसको पकड़ा, आज का राजनेता भी इसको पकड़ता है। कोई राजनेता आपको कह दे कि हम धर्म को हटाना चाहते हैं या जाति को हटाना चाहते हैं, मतलब साफ साफ वो ठग रहा है आपको। कभी भी राजनेता या कोई भी सरकार नहीं चाहेगा कि भारत से जाति प्रणाली हटे। जिस दिन जाति प्रणाली हट जाएगा, उस दिन उसका वोटिंग बैंक बंद हो जाएगा। और भारत में ये प्रणाली अंग्रेजों ने शुरुआत किया था बांटने का, और आज के राजनेता यही करते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, हम एक सिंगल पार्टी का नाम नहीं बता रहे हैं, भारत में जितने भी पार्टी है, क्षत्रिय पार्टी से लेकर के राष्ट्रीय पार्टी तक का बात कर रहे हैं। और सबको कभी धर्म में बांटेगा, कभी जाति में बांटेगा, कभी वर्ग में बांटेगा, और एक दूसरे से सब कुछ करवाते रहेगा, अपना कुछ नहीं करेगा। और इसलिए हम बार बार कहते हैं, मूर्ख वो लोग नहीं है, मूर्ख हम लोग हैं, जो उसके बातों में आते हैं, और उसके बातों में आकर के हम लोग जो है जाति के नाम पे लड़ते हैं, वर्ग के नाम पे लड़ते हैं। तो मूर्ख वो बना रहा है और हम लोग बन रहे हैं। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बिहार है। बिहार से बढ़िया एग्जाम्पल जातिगत वाला में तो कहीं और नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो जाति प्रथा की शुरुआत हुई, ये जातिगत प्रणाली का जो उदय हुआ, ये कहाँ पे हुआ? तुम्हारा भारत में हुआ। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय समाज में सबसे निचले स्तर पर किस समूह को स्थान दिया गया था? किसको दिया गया था? शूद्र को दिया गया था। लिखे, 4 वर्ण था ना। पहला कौन था? ब्राह्मण। दूसरा कौन था? क्षत्रिय। तीसरा कौन था? वैश्य। और चौथा कौन था? शूद्र।
कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा। अब बोलेगा जातिगत, ये जो वर्ण सिस्टम आया वो किस काल में आया, तो क्या बोलिएगा ऋग्वेदिक काल में आया। लेकिन कर्म के आधार पे था या जन्म के आधार पर? कर्म के आधार पर। और जन्म के आधार पे कब हुआ? उत्तर वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में सिंगल एगो वेद लिखा गया, और वो वेद कौन सा था? ऋग्वेद। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है वो उत्तर वेदिक काल में लिखा गया, यानी 1000 बीसी से 600 बीसी के दौरान लिखा गया तुम्हारा। और सिंगल ऋग्वेदिक काल में सिंगल एगो लिखा गया, जिसके चलते उसको ऋग्वेदिक काल कहा गया, और वो वेद ऋग्वेद था तुम्हारा। तो सबसे निचले स्तर पे जो रखा गया वो किसको रखा गया था? तुम्हारा शूद्र को रखा गया था। क्लियर है? आगे देखिए, भारतीय संविधान में एक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और पालन करने की स्वतंत्रता कहां दी गई है? तो कमा में अनुच्छेद 25 में ना, जब मौलिक अधिकार का बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार का जब बात करते हैं तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? किस भाग में है? भाग 3 में ना। और भाग 3 में है, और पूछेगा कि अनुच्छेद कितना से कितना, तो क्या बोलिएगा 12 से 35। संविधान के किस भाग को मेघना काटा कहा जाता है? क्या बोलिएगा भाग 3 को ना। इसको क्या कहा जाता है? मेघना काटा ना। बोलेगा कि विश्व में पहली बार मेघना काटा का अवधारणा कहां पे आया था? कहां पे आया था? ब्रिटेन में ना। अब बोलेगा कब आया था? तो क्या बोलिएगा 1215 ना। मेघना काटा का मतलब होता है अधिकार पत्र। वहां एक राजा हुआ करता था, राजा जॉन, और कहा जाता है कि वहां के लोगों ने राजा के खिलाफ हल्ला बोला, और वहां के लोगों ने कहा ब्रिटेन के राजा से कि भाई साहब सारा अधिकार आप ही अपने पास रखे हुए हैं, कब क्या करना है सारा डिसीजन आप ही लीजिएगा, और ये नहीं चलेगा। हम भी मानव है, और मानव होने के नाते हमको भी कुछ मानव का अधिकार होना चाहिए। तो आप अभी हमसे एक एग्रीमेंट करिए, एक अधिकार पत्र बनाइए, और कुछ अधिकार हम लोग अपने पास रखेंगे। तो वहीं पे ये शब्द आया मेघना काटा। और बाद में अमेरिका ने इंग्लैंड को फॉलो किया, और हम लोगों ने अमेरिका से लिया। आपसे पूछेगा मौलिक अधिकार कहां से लिया? क्या बोलिएगा कहां से लिया गया? बोलेगा कि भाई साहब कितना अधिकार दिया गया था? तो क्या बोलिएगा अरे कितना दिया गया था? 7 ना। अब वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? 6। हटाया किसको? हटाया किसको? संपत्ति के अधिकार को ना। बोलेगा कब हटाया? तो क्या बोलिएगा कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 ना। तो 6 गो अधिकार है ना। अब से बोलेगा पहला अधिकार कौन सा है? पहला समता, दूसरा स्वतंत्रता ना, तीसरा शोषण के विरुद्ध ना, चौथा धर्म ना, धर्म की स्वतंत्रता ना, पांचवा संस्कृति और शिक्षा ना। छठा बोलेगा तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? संवैधानिक उपचार ना। छठा तुम्हारा संवैधानिक उपचार। बोलेगा समता कितना से कितना? तो क्या बोलिएगा कितना से कितना? 14 से 18 ना। कितना से कितना बोलेगा तो क्या बोलोगे? 14 से 18। स्वतंत्रता 19 से 22। शोषण के विरुद्ध 23 और धर्म की स्वतंत्रता 25 से, और संस्कृति और शिक्षा 29 और 31 हट गया ना। बचा कौन? 32 ना। अब 32 किसमें? संवैधानिक उपचार ना। और आपसे पूछेगा अभी 25 बोले थे, अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धर्म की स्वतंत्रता देता है, सामूहिक व्यक्तिगत देता है ना। 25 कैसा देता है? व्यक्तिगत, यानी आपको अपना अंतःकरण, प्रचार प्रसार, धर्म को अबाध रूप से मानना, ये आपका अधिकार है, और ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस संप्रदाय को मानते हैं,
जिस भगवान को मानते हैं और उसके लिए आप जैसा भी आचरण करते हैं या उसका प्रचार प्रसार करते हैं, आपसे वो कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत कहता है और अनुच्छेद 26 जो है एक सामूहिक रूप को बताता है। और समूह का जब बात आएगा तो अनुच्छेद 26, और जब व्यक्तिगत का बात आएगा तो अनुच्छेद 25। रामकृष्ण आश्रम का नाम सुने होंगे। रामकृष्ण आश्रम को 25 में रखिएगा या 26 में रखिएगा? 26 में न रखिएगा, समूह को न दर्शा रहा है वो। लेकिन आपका जो अपना पर्सनल है उसको किस में रखिएगा? 25 में रखिएगा। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आपका जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो असीमित है। कोई भी मौलिक अधिकार असीमित नहीं हो सकता है। हर एक मौलिक अधिकार सीमित है। आपके मौलिक अधिकार को रोका जा सकता है यदि संवैधानिक रूप से या संविधान के दायरे में आप सब कुछ कर रहे हैं, तब तो कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन संविधान में जो लिखा हुआ है और उसके अगेंस्ट जाकर के आप कोई काम करते हैं, या सामाजिक हित में यदि आपका बात नहीं हो, सामाजिक स्वास्थ्य में यदि आपका बात नहीं हो, आंतरिक सुरक्षा में यदि आपका बात नहीं हो, तो आपके धर्म की स्वतंत्रता को भी रोका जा सकता है। और ये संसद को कानून बनाने का अधिकार है और संसद ने अभी तक कानून बनाया भी है कि स्वास्थ्य देखभाल अधिकरण यदि देखते हैं उसमें बनाया गया। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल वही जो कोविड के समय में लॉकडाउन लगा था, आपको रोका गया, आपको मंदिर जाने से रोका गया। अब उस समय कहते कि हमारा तो अनुच्छेद 25 है, तो आपको पुलिसों मारता और सुप्रीम कोर्टों मारता कि भाई साहब सामाजिक हित में आप काम नहीं कर रहे थे इसलिए आपको रोका गया। और संविधान साफ साफ कहता है कि सामाजिक हित में आप काम नहीं करिएगा, आपके हर एक स्वतंत्रता को रोक दिया जाएगा, हर एक समानता को रोक दिया जाएगा। ये संसद को कानून बनाने का पावर है। समझ आ गया तुम्हारा? आ जाइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? चुनाव क्षेत्र में अधिक संख्या वाली जाति से उम्मीदवार का चयन क्यों महत्वपूर्ण है? वोट बैंक के लिए ऐसा करता है? देखिए, हम अभी क्या बोले थे कि भारत में वोट बैंक का बड़ा गेम होता है। यहाँ पे जाति के नाम पर आपको करवाया जाएगा, जाति के नाम पर आपको लड़वाया जाएगा। और देखिए, जहां पे भी जिस जाति का बहुसंख्यक होता है, जिसकी जनसंख्या ज्यादा होता है, सरकार कैसा भी हो, सरकार जैसा भी हो, सरकार चाहेगा कि उसको अपने पक्ष में रखे। और सरकार ये सोच के नहीं बोलेता है कि वो आपका हित कह रहा है या आपका हित सोच रहा है। सरकार इसलिए आपको पक्ष में रखेगा क्योंकि आपका वोट उसको सब कुर्सी दिलवाएगी। तो भारत में, और यदि एससीईआरटी में बना है, ये भारत के संदर्भ में देख सोच के नहीं लिखा होगा एससीईआरटी में, ये बिहार को संदर्भ में सोच करके लिखा हुआ होगा कि भाई साहब कि चुनाव क्षेत्र में अधिक संख्या वाली जाति से जो उम्मीदवार का चयन महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि पता है कि यदि यादव जी है और अपने कैबिनेट में हम 5 गो यादव जी को रखेंगे तो हो सकता है कि उसके नाम पे ज्यादा वोट मिले हमको। ऐसा होता है। और जानबूझ के ऐसा किया जाता है, चाहे काम करे या ना करे, चाहे कोई भी जाति का हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो, लाला हो, यादव जी हो, जो भी हो। यदि ऐसा किया जा रहा है तो मतलब साफ साफ समझ लीजिए कि उसके पीछे उस पार्टी का एक मंशा है कि आपसे वोट लेना है और जाति के नाम पर आपसे वोट मांगा जाएगा और जाति के नाम पर आप वोट देते भी हैं। काम के आधार पे हम लोग वोट देते कहाँ है? काम के आधार पे जिस दिन वोट देने लगे तब तो भाई साहब बिहार पीछे रहेगा ही नहीं। हम लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं, यही कारण है। तो ये जो एससीईआरटी में लिखा है, ये जो एससीईआरटी में लिखा है बिल्कुल सही कह रही है, भारत के संदर्भ में लिखा ही नहीं होगा, ये बिहार के संदर्भ में लिखा होगा। आगे देखिए, राजनीतिक दल चुनाव में सभी को महत्व क्यों देने लगे?
तो क्यों देने लगे? सामाजिक एकता के चलते। सर आप लिख कर हर ले लो ना, लिख, हम हटिए जाते हैं। लेकिन आप ये टाइम भी बता दीजिए कितना देर हटेंगे। अभी चलेगा ना? यूट्यूब समाप्त नहीं ना हुआ होगा? चल गया, यूट्यूब पे चल गया। बड़ी गली आता है वो, उस दिन बिना यूट्यूब का हम बढ़ा दिए, नहीं गली आएगा। देखिए कह रहा है कि भारत के किस भाग में पारंपरिक अवयव स्थिति देखने को मिलती है? कहाँ पे तुम्हारा? उत्तर पूर्वी प्रांत में। पहले लिख लीजिए तब बताते हैं। लिखे। पारंपरिक अवयव का मतलब समझे क्या कहना चाह रहा है? कितने आदमी को समझ आया पारंपरिक अवयव? आपको आया? बताइएगा क्या है? क्या है? परंपरा। बिल्कुल समझ आया, बढ़िया। पारंपरिक अवयव का मतलब ये हुआ कि जो सदियों से चलते आ रहा हो, पारंपरिक रूप से चलते आ रहा हो, और ये अधिकतर आपको कहाँ मिलेगा? जनजातीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और उत्तर पूर्वी में जनजाति बहुत सारा क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी के जितने सेवन सिस्टर कहते हैं ना, तो सेवन सिस्टर देख लीजिए, अधिकतर का नाम जो है वो वहां के जनजाति के नाम पर ही पड़ा है। मिजो से मिजोरम पड़ा, नागा से नागालैंड पड़ा, नहीं पड़ा? तो अधिकतर जो है आपको वहां पे ऐसा ही देखने को मिलेगा। और उन लोग का जो परंपरा है वही परंपरा आपको सब दिन देखने को मिल सकता है। वो परंपरा हटेगा नहीं, अधिकतर उसी के अनुसार वो सारा चीज जो है तुम्हारा चलता रहता है। तो उत्तर पूर्वी में अधिकतर ये चीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे एगो कृषि का नाम सुनेंगे ज्योग्राफी में, झूम कृषि का नाम सुने होंगे। झूम कृषि सुने हैं? झूम कृषि क्या होता है? कोई एक आदमी बोलो। स्थानांतरण कृषि, झूम कृषि बड़ा होता क्या है? तो झूम कृषि में आप देखिएगा क्या है, उधर कुछ है क्या? अच्छा, लाइट के वजह से। स्थान झूम कृषि में क्या होता था? या एगो शब्द सुने होंगे आप लोग, बंजारा शब्द सुने हैं? बंजारा, बंजारा कहते हैं कि घुमक्कर को, कि आज यहाँ कल वहां परसों वहां तरसों वहां, ऐसा होता है तुम्हारा। और जब नवपाषाण काल पढ़िएगा, जब स्टोन एज पढ़िएगा, तो स्टोन एज में जब नवपाषाण काल पढ़िएगा तो वहां पे लोग करते क्या थे? एक जगह रहे, कुछ दिन रहे, फिर वहां से हट करके दूसरे जगह चल जाते थे, फिर वहां पे कुछ दिन रहे, फिर तीसरे जगह। कृषि की जो शुरुआत हुई नवपाषाण काल में शुरुआत हुआ। कृषि की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में। न्यूलिथिक एज में जो है तुम्हारा एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। और उसमें क्या होता था कि एक खेत में कोई बीज रोपा, जो उपज हुआ, और उसके बाद कहा जाता है कि जब काट लिया जाता था तो उसको आग लगा दिया जाता था, और उस क्षेत्र को आग लगा दे राख बना देता था, और राख एज लाइक उर्वरक के रूप में काम करता था। 4 साल 5 साल के लिए छोड़ देता था वो खेत को। अब 5 साल के बाद वहां पे एक जगह किया, फिर दूसरे जगह चल गया, फिर तीसरे जगह चल गया। अब समझिए कि ये परंपरा आज से नहीं चल रही है, ये परंपरा वर्षों से सदियों से चलते आ रही है। और ये परंपरा आज भी आपको देखने को मिलेगा जनजातीय क्षेत्र में। तो जब कोई चीज सदियों तक दशकों तक चलता रहता है तो वही बाद में एक परंपरा बन जाती है। और यही परंपरा आपको सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा
वो उत्तर पूर्वी राज्य में देखने को मिलेगा, यानी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देखने को मिलेगा। और उन लोग का गजब, पहाड़ों को भगवान मान लेगा। प्रकृति का यदि मेन पूजा कोई करता है तो जनजाति लोग करता है तुम्हारा मेन प्रकृति। हम लोग तो प्रकृति का दोहन करने वाले, विकास के नाम पर इतना दोहन करते हैं, इतना दोहन करते हैं कि मत पूछिए। मेन प्रकृति का पूजा तो वो लोग करते हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक परंपरा है, वो लोगों का परंपरा के अनुसार चलता है। जैसे एक शब्द और सुने होंगे, एक होता है मौसम, एक होता है जलवायु। दो शब्द होता है ना, एक मौसम और दूसरा जलवायु। तो जलवायु हो गया आज लाइक का परंपरा, अब मौसम होता है थोड़ा देर के लिए, क्योंकि मौसम बदलते रहता है। गाना सुने हैं ना कि मौसम के तरह तुम तो ये जो बदलने वाली बात हो रही है, यह कहता ना कि वहां का मौसम कैसा है, आज धूप है, आज ठंडा है। तो जब शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं तब उसको वेदर कहते हैं, यानी मौसम कहते हैं। और वही जब एक लॉन्ग रूप में होता है, दीर्घकालिक होता है, तब उसको क्या कह देते हैं, जलवायु कह देते हैं। तो जलवायु एज लाइक का परंपरा। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि ये जो परंपरा या पारंपरिक अवयव आपको देखने को मिलेगा भारत में, वो अधिकतर किधर मिलेगा, उत्तर पूर्वी राज्य में। किधर मिलेगा तुम्हारा, उत्तर पूर्वी राज्य में। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, उत्तरी आयरलैंड में तनाव का कारण धार्मिक भिन्नता। अच्छा आगे सर जाए। गर्मी लग रहा है क्या? हाँ? पंखा बंद है क्या है, क्यों लगने दो। हम समझ रहे हैं, यानी यदि यही ना हम कहते भारत है ये, यदि हम खुश नहीं तो दूसरे को खुश नहीं होने देना है, चाहे कुछ हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं? देखिए ध्यान से, धार्मिक समुदाय का महत्व किस आधार पर होनी चाहिए, सामाजिक हित के आधार पर, सामाजिक हित के आधार पर होना चाहिए। देखिए सामाजिक हित के आधार पर होना चाहिए। देखिए कोई धर्म गलत नहीं बताता है, कोई भी धर्म, दुनिया का कोई भी धर्म हो, कोई धर्म गलत नहीं बताता है। धर्म का जो एक्सप्लेनेशन करने वाले लोग होते हैं, धर्म को जो एक्सप्लेन करते हैं, वो गलत बताता है। वो गलत कहता है कि हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म वो है। हर एक धर्म जो है समाज के हित के बारे में ही सोचता है, समाज के जहां से हित हो सके उसके बारे में ही कहेगा। लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन करने वाले लोग होते हैं, मार्टिन लूथर क्यों लड़े थे? मार्टिन लूथर का लड़ने का मेन कारण यही था। उसने कहा पादरी को, यानी पोप को कहा, जो चर्च में बैठा हुआ था, उसको बोला कि हम नहीं मानते, तुम जो बाइबल पढ़ रहे हो और उस बाइबल में जो तुम उस बाइबल का एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, हम कैसे मान ले कि तुम सही ही कह रहे हो। उसमें तुम कह रहे हो कि इसको